26 मार्च 1931 महात्मा गांधी कांग्रेस की मीटिंग के लिए कराची पहुंचते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 1 साल पहले गांधी का स्वागत फूलों की मालाओं के साथ किया था, इस बार उन्हीं लोगों ने उनका स्वागत पत्थरों के साथ किया। जहां हर तरफ से गांधी जी की जय के नारे लगाए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ गांधी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ विरोध की आग भड़कने लगी। जगह जगह दंगे भड़क उठे, दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए। उस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। लोगों में इस गुस्से और आक्रोश की वजह थी भारत के सबसे महान क्रांतिकारी नौजवान सरदार भगत सिंह की शहादत। ब्रिटिशर्स ने 3 दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 के दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का बच्चा बच्चा भगत सिंह बनकर भारत को आजाद कराने के लिए अपने सर पर कफन बांधकर आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ेगा। भगत सिंह का नाम सुनकर अंग्रेज थर-थर कांपने लगते थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम से पूरे देश के युवा क्रांतिकारियों में आजादी को लेकर एक नई उमंग पैदा कर दी। वो कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह का नाम और उनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से कर दी थी, जबकि असल में उनका टारगेट कोई और था। लेकिन उनका असल टारगेट कौन था और उस दिन असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह वहां से क्यों नहीं भागे थे और उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे कैसे थे, जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनकी याद में कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें। 27 सितंबर 1907 पंजाब में लायलपुर जिले के बंगा नाम के गांव में एक सिख परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब भगत सिंह का जन्म हुआ उस वक्त उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश हुकूमत के कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने की वजह से जेल में बंद थे। यानी भगत सिंह का जन्म ही ऐसे घराने में हुआ था जिसकी दीवारों के पीछे आजादी की गूंज और जहां की हवा में क्रांति की खुशबू थी। उन्होंने देशभक्ति, बलिदान और साहस जैसे शब्दों का मतलब किताबों से नहीं बल्कि अपने पिता और चाचा की जिंदगी और उनके संघर्ष से बचपन में ही समझ लिया था। जब भगत सिंह 5 से 6 साल के थे तब उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की बात की। इस पर भगत सिंह ने अपनी मां विद्यावती कौर से कहा था कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा जहां अंग्रेज पढ़ाते हैं। इसके बाद भगत सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन लिया, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और क्रांति की विचारधारा से जुड़ी थी। उन्होंने सन 1919 तक यानी महज 12 साल की उम्र में सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर 100 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थीं। वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आगे की सोचते थे, लेकिन उन्हें आजादी का असली महत्व तब समझ आया जब 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग के अपने सैनिकों को बेकसूर लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार में करीब 1500 से ज्यादा मासूम लोग एक दिन में ही शहीद हो गए, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वो 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां से उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक बोतल में भरकर घर ले आए। जब उनकी बहन ने पूछा कि तुम इतनी देर तक कहां थे, तब भगत बोले कि जलियांवाला बाग गया था और ये मिट्टी नहीं, शहीदों का लहू है। तुम देखना, एक दिन मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर ही दम लूंगा। भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, मगर उस वक्त उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता था। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सभी महान क्रांतिकारियों की तरह ही उन्होंने भी गांधी जी का साथ देने का फैसला किया। गांधी जी ने 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। गांधी ने कहा था कि हम हिंसा से नहीं, अहिंसा से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो भारतीय लोग अंग्रेजों के बनाए स्कूलों में पढ़ेंगे और ना ही हम उनके बनाए कपड़े पहनेंगे। हम सिर्फ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। भगत सिंह को उस वक्त ये रास्ता सही लगा। उन्होंने लाहौर में इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसका जोरदार समर्थन किया। वो अंग्रेजों को खुलेआम ललकारते
उनकी छपी हुई किताबों और अखबारों को जलाते और लोगों को जागरूक करते। इस आंदोलन से अगले 2 सालों में अंग्रेजों की कमर टूट गई। भारत की धरती पर अब उनका साम्राज्य डगमगाने लगा। भगत सिंह को भी लगने लगा था कि अब जल्द ही उनका सपना पूरा होने वाला है और आजादी बस कुछ कदम दूर है। लेकिन तभी सन 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के चलते गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और यहीं से भगत सिंह का गांधी पर से भरोसा उठ गया। इसके बाद उन्होंने गांधी जी से अलग रास्ता चुनने का फैसला किया और वो था बलिदान का रास्ता। भगत सिंह उस वक्त लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुरुमुखी और संस्कृत जैसी कई भाषाएं जानते और बोलते थे। लेकिन साल 1923 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से आजादी की लड़ाई में शामिल होने का फैसला कर लिया। हालांकि वीर भगत सिंह जानते थे कि अगर आजादी चाहिए तो उन्हें अपने जैसे लाखों युवाओं को इस संघर्ष में शामिल करना होगा। इसलिए साल 1926 में उन्होंने लाहौर में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली। असल में उस वक्त ये पार्टी कीर्ति नाम की एक मैगजीन छापा करती थी, जिसे ज्वाइन करने के बाद भगत सिंह को एक नया हथियार मिल गया था, कलम। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसे ऐसे तीखे लेख लिखने शुरू किए कि हर पंक्ति को पढ़कर भारतीयों का खून खौल उठता था। उनकी लिखी हुई बातों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी, इसलिए वो कैसे भी करके भगत सिंह की आवाज दबाना चाहते थे। उसी दौरान एक दिन अंग्रेजों ने उन्हें पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया और फिर कोर्ट में केस चलाया गया। ब्रिटिशर्स की अदालत भी भगत सिंह को आजाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बेल के लिए 60,000 रुपए की मांग की। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से करीब 100 साल पहले 60,000 रुपए की वैल्यू आज के लाखों रुपए जितनी होती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भगत सिंह जेल में ही सड़ते रहेंगे। लेकिन भगत के पिता ने जैसे तैसे करके 60,000 रुपए का इंतजाम किया और उन्होंने भगत सिंह को बेल दिलवाई। भगत सिंह जेल से रिहा हो गए, लेकिन रिहा होने के बाद भी भगत सिंह नहीं रुके। उन्होंने गुलाम भारत के युवाओं को जगाने के लिए लिखना और भी ज्यादा तेज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नौजवान भारत सभा के नाम से अपनी अलग पार्टी भी बना ली। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ वीरों ने काकोरी कांड को अंजाम दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की एक ट्रेन लूट ली ताकि उस पैसे से हथियार खरीदे जा सके। लेकिन इसके बदले में अंग्रेजों ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 16 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। ये सब देखकर भगत सिंह का मन बेचैन हो गया। भगत उसी वक्त वीर चंद्रशेखर आजाद से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी को चंद्रशेखर की पार्टी से जोड़ने की बात रखी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की इस बात से सहमत हो गए और दोनों पार्टियों को मिलाकर एक ताकतवर पार्टी बनाई गई। इस तरह भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जन्म हुआ। उन्हीं दिनों भारत में साइमन कमीशन आया, जिसका लाहौर में जोरदार विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लेकिन तभी इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। उसने खुद लाला जी को निशाना बनाया और उन्हें तब तक पीटता रहा जब तक वे घायल होकर जमीन पर नहीं गिर गए। मगर उस वक्त भी लाला जी गरजे कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगी। लेकिन 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश के क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। 10 दिसंबर को लाहौर में सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसकी अगुवाई दुर्गा भाभी ने की। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब जेम्स स्कॉट को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा और ये जिम्मेदारी भी भगत सिंह ने ही ली। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल ने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। जगह तय की गई, गाड़ी के नंबर का पता लगाया गया। इसके बाद जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जैसे ही जेम्स स्कॉट थाने से बाहर निकलेगा तो वो भगत सिंह और राजगुरु को खबर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जय गोपाल ने स्कॉट को कभी देखा ही नहीं था। उधर इत्तेफाक से उस दिन स्कॉट छुट्टी पर था। तभी अचानक थाने से दूसरा अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स बाहर निकला। जय गोपाल ने उसे ही स्कॉट समझ लिया और घात लगाए बैठे भगत सिंह और राजगुरु को इशारा कर दिया। और जैसे ही सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगे, तभी अचानक राजगुरु ने जर्मन माउजर से उन पर गोली चला दी। लेकिन भगत सिंह ने पहचान लिया था। वो चिल्लाए कि नहीं, ये स्कॉट नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी
और फिर भगत सिंह ने भी 3 गोलियां चलाईं और जॉन सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। सॉन्डर्स की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। हर नौजवान के दिल में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए इज्जत और जुनून बढ़ने लगा। इधर ब्रिटिश पुलिस लाहौर में भगत सिंह को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। अब ऐसे में वहां से भगत सिंह का निकलना जरूरी था। तभी उन्होंने दुर्गा भाभी से मदद मांगी। इसके बाद उन्होंने अपना भेष बदला, क्योंकि भगत सिंह सिख थे। पगड़ी की वजह से वो आसानी से पकड़े जा सकते थे। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपनी पहचान का सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दिए और भगत सिंह ने कोट पैंट पहन लिया। गले में टाई और सिर पर हैट पहनकर उन्होंने एक पढ़े लिखे जेंटलमैन अंग्रेज नौजवान जैसा भेष बना लिया। दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी बनने का नाटक किया और राजगुरु नौकर बन गए। इसके बाद वो तीनों लाहौर से ट्रेन में बैठकर कोलकाता पहुंचे और फिर वहां से आगरा चले गए। उन्हीं दिनों असेंबली में 2 बिलों पर चर्चा होने वाली थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें मजदूर संगठनों को हड़ताल करने से रोकने की बात कही गई थी। यानी सीधे सीधे ये दोनों बिल भारत के लोगों की आवाज को दबाने के लिए लाए जा रहे थे। भगत सिंह ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और वो ये भी समझ गए थे कि आजादी बलिदान मांगती है और इस बलिदान के लिए भगत सिंह ने खुद को चुना। अगर चाहते तो भगत सिंह अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन इस वतन की आजादी के लिए सिर्फ 22 साल की उम्र में वो गबरू जवान अपनी मौत की कहानी खुद ही लिख रहा था। इसके बाद उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को साथ लिया और उन दोनों ने मिलकर एक लो इंटेंसिटी का बम बनाया। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ये घमंड में चूर ब्रिटिश सरकार और सोए हुए भारतवासियों को जगाने के लिए था। 8 अप्रैल को, यानी जिस दिन ये बिल असेंबली में पास होने वाले थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए। भगत सिंह ने बहुत सावधानी से ऐसी जगह पर बम फेंका जहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फटा तो पूरे हॉल में अंधेरा छा गया, चारों तरफ धुआं फैल गया और लोगों में भगदड़ मच गई। इसके बाद उन्होंने जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव द प्रोलेटारिएट के नारे लगाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही ब्रिटिश पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह जानते थे कि ये गिरफ्तारी उनकी जिंदगी का अंत भी बन सकती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इसके बाद भगत सिंह पर असेंबली में बम फेंकने और जॉन सॉन्डर्स को मारने के आरोप में लाहौर कंस्पिरेसी केस चलाया गया और जब तक फैसला नहीं आया तब तक उन्हें जेल में ही रखा गया। लेकिन जेल में रहकर भी भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने जेल में रहते हुए 2 सालों में 300 से भी ज्यादा किताबें पढ़ डाली। वो जेल में रहकर भी क्रांतिकारी लेख लिखा करते थे, ताकि जेल के बाहर भारतीय लोगों में जोश बढ़ता रहे और आजादी की लड़ाई तेज होती रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। लेकिन फिर 7 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और तय हुआ कि 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी जाएगी। ये खबर सुनते ही पूरे देश में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन भगत सिंह की आंखों में डर की बजाय चमक थी। उन्होंने कहा था कि वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। इधर देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी, देश के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर ब्रिटिश हुकूमत घबराने लगी। असल में उन्हें डर था कि कहीं गुस्साई भीड़ जेल पर हमला न कर दे, इसलिए आनन फानन में उनकी फांसी का वक्त बदल दिया गया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे जब पुलिस अधिकारी भगत सिंह को फांसी पर ले जाने के लिए आए तो वे खुशी खुशी उनके साथ चल दिए। उन्होंने अपने हाथों में रस्सी और आंखों पर पट्टी बांधने से भी मना कर दिया, क्योंकि भगत सिंह अपनी मां को वचन दे चुके थे कि वे फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। कांग्रेस सचिव पिंडीदास सोंधी बताते हैं, मेरा घर लाहौर सेंट्रल जेल के बिल्कुल बगल में था। वो कहते हैं, जब भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था तो उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि उनके नारे की आवाज जेल की दीवारें पार करके मेरे कानों तक सुनाई दी थी। इस तरह भारत के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई और उस वक्त उनके इस बलिदान ने भारत के युवा क्रांतिकारियों में आजादी के लिए एक नया जोश और जुनून भर दिया था
और ये जोश तब तक शांत नहीं हुआ जब तक देश को आजादी नहीं मिल गई। लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद पूरे देश में गांधी जी के खिलाफ खूब नारे लगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों को बचा सकते थे। उस वक्त गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौता कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के सभी कैदियों को रिहा करने का वादा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उन कैदियों की रिहाई नहीं होगी जिन्हें हिंसक मामलों में गिरफ्तार किया गया है। यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम उस समझौते में नहीं था। जनता को ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को जानबूझकर नहीं बचाया, जबकि पूरा देश उनकी फांसी रोकने की मांग कर रहा था। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते बहुत अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, जबकि भगत सिंह ने क्रांति और संघर्ष का रास्ता चुना। शायद यही कारण था कि गांधी जी भगत सिंह की विचारधारा से सहमत नहीं थे। इसी वजह से लोगों का गुस्सा गांधी जी पर फूट पड़ा और जगह जगह उनके खिलाफ नारे लगने लगे। तो ये थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी, जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देती है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो क्या आजादी कई साल पहले ही मिल जाती, या फिर आप भी गांधी जी के अहिंसक वाले रास्ते के समर्थक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।